दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 70 पीपीसी मेंस के लिए प्राग मौर्जुगिन काल में स्थापत्य कला। इसमें इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है मेनली, जैसा कि जानते होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में सारे शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करने के लिए थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, तो उसी के तहत जो है इसको बनाया गया है। दोस्तों को 17 फाइनल सिक्स लेना है तो आप टीम साइज का 180 पीडीएफ उसके वीडियो को देख सकते हैं, आपका फाइनल होगा। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्राग मौर्जुगिन काल में स्थापत्य कला आ जाएगा। प्राग मौर्जुगिन काल में यानी मौर्य काल से पहले, तो उसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ पॉइंट है, जैसे कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में द्वितीय नगरी क्रांति जो है हुई थी। पहली नगरी क्रांति जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। द्वितीय नगरी क्रांति के फलस्वरूप पक्की ईंटों शिल्पों, विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय हुआ, शिल्प कारीगरी। उसके बाद सिक्कों का विकास हुआ, पत्थर के औजार, पत्थर का बड़े पैमाने पे जो है वस्तुएं बनाए जाने लगे। तो इससे जो है यह इस कला का उदय हुआ, शिल्प कला का। उसके बाद बिंबिसार जो है, हर्जक वंश के शासक बिंबिसार जो है राजगिरी नामक नई नगर की स्थापना किया था। जैसा कि जानते होंगे उदयन जो है गंगा सोन की नदियों पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, और साथ ही साथ उदयन जो है जैन मतावलंबी थे, तो एक जैन चैत्यगृह का निर्माण भी पाटलिपुत्र में जो है किया था। उसके बाद राजगिरी में जो है महात्मा बुद्ध जब निर्वाण प्राप्त किए, जो कि अजातशत्रु के समय ही महात्मा बुद्ध जो है निर्वाण प्राप्त किए थे, तो उनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। एक भाग जो है अजातशत्रु को मिला था, तो अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण जो है कराया था। अजातशत्रु जो है बजी संघ के संभावित आक्रमण से बचने के लिए पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण भी कराया था। मगध का महान वास्तुकार जो है महागोविंद था, इसके निर्देशन में ही राजगिरी में जो है प्रासाद का निर्माण जो है कराया गया था। बाद में जो है बिंबिसार जो है राजगिरी को ही अपनी राजधानी बनाया था। ये 5-6 पॉइंट है, याद रखना है, इसी को लिख देना है, शॉर्ट आ जाएगा। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, बिहार में गणराज्य देखेंगे, इसकी उत्पत्ति और विनाश देखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद थे, और इस महाजनपद में कुछ गणराज्य भी थे, जैसा कि आप जानते होंगे, जिसमें सबसे बड़ा गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य। और लिच्छवी गणराज्य था, और कई जो है इसकी जो है राजधानी बसार थी, जो वैशाली में है। दूसरा था बिहार में जो है गणराज्य देखेंगे, अलकप के बोली था। इसकी जो क्षेत्र शाहाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर था। मिथिला की विदेह भागलपुर और दरभंगा का एरिया था मिथिला की विदेह में। तो ये जो है गणराज्य थे। बाकी जो है और कपिल वस्तु के गणराज्य, ये सब है, कुशी, नारा के मल, ये भी गणराज्य थे, लेकिन यह जो है वो नेपाल में था, एक जो है उत्तर प्रदेश में है। तो बिहार के गणराज्य को देखना है, तो ये सभी जो है गणराज्य थे, जो कि जैसा कि आप जानते होंगे ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पहले समस्त उत्तर भारत जो है अनेक छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे जनपदों में विभक्त था। बाद में यह महाजनपद होने लगा। एक सार्वभौम सत्ता का भाव था, तो एक सार्वभौम सत्ता का भाव था। तो इसमें जो है कई जो है उत्तर भारत में देखेंगे तो मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 जो है महाजनपद थे, और जैन ग्रंथ जो है जैन ग्रंथ के अनुसार अगर देखेंगे तो फिर भी जो है 16 महाजनपद थे। तो इस महाजनपद में देखेंगे तो कुछ गणराज्य थे, कुछ राजतंत्र, वहाँ के जो शासन विधान था, कुछ गणराज था, कुछ जो है यानी लोकतांत्रिक था, कुछ जो है राजतंत्र पर आधारित था। तो देखेंगे लिच्छवी की गणराज का शासन विधान, इस गणराज में शासन कैसे चलाया जाता था, इसको देखिएगा। शासन विधान पर टिप्पणी करे, क्वेश्चन आ सकता है। तो गण में जो है क्या होता था कि जितने भी गणराज थे उसमें एक गण की कार्यपालिका जो होता था निर्वाचित होता था, यानी जो राजा होता था वो निर्वाचित होता था। गण की राजतंत्र में राजा निर्वाचित नहीं होता है, वंशानुगत होता था, लेकिन गणतंत्र में
राजा जो होता है कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता था, निर्वाचित होता था। आज भी अगर भारत में देखेंगे कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है प्रधानमंत्री। उसको राज्य की वास्तविक शक्ति जो है केंद्रीय समिति में जो है होती थी। केंद्रीय, जैसे कि आज जो है भारत की वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में है, लेकिन संसद जो है सारे का जिम्मेदारी जो है संसद है। समझ रहे हैं? तो राज्य की जो लिच्छवी गणराज्य की शासन विधान को देखेंगे तो वहाँ उस लिच्छवी गणराज्य में गण की जो अध्यक्ष होता था, गण में जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता था वह राजा होता था जो निर्वाचित होता था। और राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी एक समिति के पास था, केंद्रीय समिति, उसको संस्थागार होती थी और इसके सभी सदस्य स्वयं राजा होते थे। 7,707 जो है लिच्छवी गणराज्य में जो है 7,707 जो है राजा थे। और यह जो समिति थी आधुनिक संसद की तरह था, इसमें पर्याप्त वाद विवाद से बहुमत से निर्णय लिए जाते थे इसी केंद्रीय समिति या संस्थागार में। जैसा कि आज संसद में बहुमत से निर्णय, कोई विधेयक पारित करना होता है या कोई निर्णय जो है लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से गण का शासन जो है राजा की जो वास्तविक शक्ति थी वो केंद्रीय समिति या संस्थागार में होती थी, यानी आधुनिक संसद की तरह थी। इसमें वाद विवाद विचार विमर्श से निर्णय लिया जाता था। उसके बाद जो है राज्य को लिच्छवी गणराज्य को अनेक प्रशासनिक विभागों में बांटा गया था। जैसा कि आज जो है भारत के शासन विधान को अनेक जिलों में बांटा गया है, मंडलों में विभाजित किया गया है, राज्यों में विभाजित किया गया है, फिर राज्य को ग्राम पंचायतों में विभाजित किया गया है, जिलों में, प्रमंडल में, फिर जिलों में, फिर ब्लॉक में, फिर जो है उसी तरीके से विभक्त होता था। और प्रत्येक इकाई का प्रमुख जो है राजा होता था। और गणराज्य में एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें 4 से 20 सदस्य होते थे और ग्राम पंचायतें भी होती थी। और बद्री संघ में जो है टोटल 8 न्यायालय जो है काम करता था। तो यह गणतंत्र का उल्लेख यहाँ इसी रूप से की जाती है कि जिस तरीके से आधुनिक संसद में निर्णय जो है विचार विमर्श बहुमत से लिए जाते थे, उसी तरीके से वैशाली लिच्छवी गणराज्य के संस्थागार जो है में बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। राजा जो होता था निर्वाचित होता था। राजा की वास्तविक शक्ति जो है किसमें निहित होती थी? संसद में, जैसा कि अभी है, क्योंकि राजा तभी तक पद पे जब तक संसद में बहुमत है। तो ठीक वैशाली में भी यही थी कि संस्थागार ही अब वास्तविक शक्ति थी संस्थागार में। और जिस तरीके से आज मंत्रिपरिषद है उस समय भी मंत्रिपरिषद होता था। तो शासन विधान जो है इसी तरीके से चलाया जाता था। शासन विधान पर प्रकाश डाले क्वेश्चन आ जाएगा तो इसी को लिखिएगा। अब आखिर ये गणराज्य क्यों पतन हो गया? जैसा कि जानते होंगे कि कुछ समय बाद जो है गणराज्य जो है स्वतः जो है इसका पतन हो गया। इसके पीछे कई कारण था कि गणतंत्र के जो शासन में उच्च पद था वंशानुगत होने लगा था, यानी राजतंत्र में परिवर्तित होने लगा था। और राजतंत्र गणतंत्र के बीच जो भेद था वो समाप्त होने लगा था। और दूसरी बात, उस समय जो है मगध के जो शासक थे बिंबिसार या अजातशत्रु, ये सब जो है इस सब की जो है विस्तारवादी नीति के कारण भी जो है गणराज्यों का पतन हो गया था। जैसा कि बिंबिसार जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो है साम्राज्य विस्तार अपनाया। वैशाली के लिच्छवी के चेटक की बहन चेलना से विवाह किया और वैशाली को अपने मिलाने में प्रयास किया। फिर जो है अजातशत्रु अंतिम रूप से वैशाली को जीत लिया था। तो गणराज्य का पतन हो गया था। समझ रहे हैं? राजतंत्र की विस्तारवादी नीति, इसी सब के कारण जो है गणराज्य का जो है पतन हुआ। एक और हम चीज देखेंगे आखिर मगध के उत्थान का। प्राचीन काल में मगध जो है सर्वाधिक जो है शक्तिशाली जो है शासन उत्तर भारत का जो है केंद्र था। समझ रहे हैं? उत्तर भारत की जो है पूरे अगर प्राचीन काल में देखेंगे तो मगध जो है से ही जो है देश पर शासन चलाया जाता था। तो मगध शासन का जो है प्रमुख केंद्र था। इसके पीछे है मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे, तो कुछ कारण देखेंगे। मगध के स्वतंत्र सामाजिक वातावरण जो है मगध के जो है साम्राज्य के उदय में बहुत बड़ा कारण रहे हैं। क्योंकि जैसा कि जानते होंगे कि मगध से पूर्व जंग जाएंगे सब अगर प्राचीन काल में 16 महाजनपद देखेंगे तो सर्वाधिक बड़ा महाजनपद जो है
या बड़ा सबसे बड़ा राजतंत्र जो है मगध में था। मगध से ही जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में शासन चलाया जाता था। तो आखिर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे? तो इसके कई कारण थे। सबसे पहले मगध का स्वतंत्र सामाजिक वातावरण, क्योंकि मगध में क्या था कि जो बिहार के आसपास है वहाँ अनार्यों का शासन था, तमाम तरीके के बंधन से मुक्त था, सामाजिक वातावरण खुला सामाजिक वातावरण था। उससे अगर आप इधर मध्य देश में आएंगे या उत्तर प्रदेश की ओर अगर आएंगे तो वहाँ पर क्या था कि जो है वैदिक व्यवस्था से जो है सब चीज चलती थी, आर्यों का देश था, समझ रहे हैं। लेकिन मगध में जो है अनार्यों का देश रहा है, वहाँ आर्य नहीं था, इसलिए वातावरण मुक्त था, विचारों की स्वतंत्रता थी, इसलिए जो है वे जो है उनको आगे बढ़ने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है प्राकृतिक सुरक्षा की व्यवस्था थी मगध के पास। अगर राजगीर के घने अगर दक्षिण में देखेंगे तो घना जंगल था, उत्तर में जो है क्या था, गंगा नदी था। तो एक बहुत बड़ा जो है प्राकृतिक सुरक्षा थी। उसके बाद लोहे की खान जो है मगध के आसपास लोहे की प्रचुर खान था। इससे क्या हुआ कि औजार बनाना, खेती करना, भूमि की जुताई कुताई करना आसान हो गया। इससे कृषि अधिशेष की स्थिति आ गई, आर्थिक संसाधन में बढ़ोतरी हुई। गंगा नदी के कई लाभ थे। एक तो सुरक्षा का काम करता था, दूसरा काम करता था कि वाणिज्य व्यापार के लिए परिवहन का काम करता था, मछली पालन मत्स्य के लिए। तो इन सबसे मगध की आर्थिक समृद्धि में जो है व्यापारिक गंगा नदी मगध के जो है व्यापारिक उन्नति में योगदान दिया। उसके बाद जो है वैवाहिक नीति देखेंगे, मगध जो है कि शासक जो है हर्षक वंश के शासक बिंबिसार हो या अजातशत्रु हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी जो है अपने समाज का विस्तार किया। या गुप्त काल में जो है चंद्रगुप्त प्रथम देखेंगे या समुद्रगुप्त है, सब वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मगध के साम्राज्य का विस्तार किया। इससे क्या हुआ, मगध प्राचीन भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था, जिसका शासन पूरे उत्तर भारत में जो है धीरे धीरे चलाया जाने लगा था। तो मगध के उत्कर्ष के यही कारण है, इसको याद कीजिएगा। और बाकी कुछ चीज़ और भी जो है बताएंगे, पीडीएफ में बहुत सारा चीज़ है, उसको आप देख लीजिएगा। और और हम आगे फिर जो है देखेंगे।